अच्छा, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं खाद्य संकट। तो जहाँ पर सरकार के द्वारा कृषि उद्योग और कृषि और विकास परियोजनाओं पर काम किया जा रहा था, वहीं पर जो है लगातार धीरे धीरे कृषि के कार्यों में कमी आती जा रही थी और खाद्य संकट भी उत्पन्न हो रहा था। 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर हो गई। मतलब शुरुआत में थोड़ा ठीक चला, फिर बाद में धीरे धीरे करके आते आते जो खेती का तरीका था, काम करने का ढंग था, उसमें कमी आती चली गई और उसके कारण पैदावार में कमी होती गई। 1940 और 50 के दशक में देखा गया कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि से जैसे तैसे थोड़ा सा ऊपर हुआ था, लेकिन 65 से 65 से 67 के बीच में जो है देश में काफ़ी समस्याएं आई। जैसे उसी समय सूखा पड़ गया। सूखा क्यों पड़ा? मानसून नहीं आया समय पर। इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया, पाकिस्तान और चीन से, और उन्हें विदेशी मुद्रा के संकट भी झेलनी पड़ी। और इस सब के कारण जो है देश में आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई थी सन 1965 से लेकर के 67 के बीच में। और ये देखा गया इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न में काफ़ी कमी आई और देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति पड़ने लग गई। सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो कहाँ थी? बिहार में। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा विकराल था और यहाँ पर अकाल जैसी समस्या हो गई थी। सरकार के द्वारा बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का बड़ा अभाव देखा गया और बड़े पैमाने देखे गए, लेकिन फिर भी राज्य के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम हो गई। मतलब मानसून ना आने के कारण जो है समय पर कृषि का कार्य ठीक से ना हो पाने के कारण ये देखा गया कि पैदावार में काफ़ी गिरावट आई। इसमें 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 अनाज ही उपजा पाए। मतलब जितना अनाज उनको मिलना चाहिए था, जितनी उपज होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण जैसे बड़े पैमाने पर ये बीमारी फैल गई और गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया इसने। अनुमान लगाया गया कि बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 22 कैलोरी से घटकर 12 कैलोरी हो गया। मतलब जितना 2 टाइम खाना मिलना चाहिए था, अब लोगों को क्या हो गया? 1 ही टाइम मिलने लग गया। जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी के आहार की जरूरत होती है। और 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% जो है उसमें वृद्धि हुई। इस वर्षों में देखा गया कि बिहार में अनेक समस्याएं आई और उत्तर भारत के कई राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतों में भी काफ़ी वृद्धि होने लग गई। अर्थात ये कह लीजिए जिनके पास थोड़ा बहुत खाद्यान्न की चीज़ें थी वो उन्होंने क्या किए, उसके दाम बढ़ा दिए। अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूं चावल बिहार में 2 गुने अथवा इससे ज़्यादा दामों में बिक रहे थे। मतलब जो गेहूं चावल पंजाब में कम दामों में मिल रहा था, वही गेहूं चावल बिहार में जाकर के उससे 2 गुने दामों में बेचा जा रहा था। और बिहार की सरकार जो है उस वक्त जोनिंग या इलाका बंदी की नीति कर रखी थी। मतलब बिहार से कोई भी सामान बाहर नहीं भेजा जाएगा, या ये कह लीजिए कि दूसरी जगहों से लोग ये करते थे कि जहां उनको कम मिलता था वहां ना बेच करके उन जगहों पर ले जाकर के खाद्यान्न को बेचते थे जहां पर उनको ज़्यादा आमदनी होती थी। तो सरकार के द्वारा क्या किया, जोनिंग किया गया, इलाके को बंद किया गया कि गैर तरीके से कोई भी दूसरे इलाके में जाकर के सामान नहीं बेचेगा। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच में खाद्यान्न का व्यापार भी नहीं हो पा रहा था। मतलब कोई भी राज्य अपने यहाँ के खाद्य को लेकर के खाद्य सामग्री को लेकर, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया और चीज़ें हो गई, दूसरी जगहों पे दूसरे राज्यों में नहीं जा पा रहा था व्यापार करने के लिए। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई। ऐसी दिशा में समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। खाद्य संकट
के कई परिणाम भी हुए। सरकार को गेहूं की आयात करनी पड़ी, मतलब दूसरे देश से मंगानी पड़ी, और विदेशी मदद भी लेनी पड़ी। इसमें खासकर उन्होंने किससे मदद ली? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसकी मदद को स्वीकार करनी पड़ी। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यह थी कि किसी तरह से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हासिल किया जाए, मतलब दूसरे देशों से मंगाना न पड़े। पूरी योजना प्रक्रिया और इससे जुड़ी आशा और गर्वबोध को इन बातों से बड़ा धक्का लगा कि भारत ये कह रहा था कि हमें दूसरे देशों से सामान खाद्यान्न की नहीं मंगानी पड़ेगी, क्योंकि भारत में कृषि का कार्य जो है और देशों से ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृषि की बढ़ोतरी और खेतीहर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक ठीक तरह से कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता इकट्ठा हो और वहाँ पे भूमि स्वामी जो ज़्यादा ताकतवर थे, इनका राजनीतिक रसूख भी था, मतलब उन लोगों को ज़्यादातर राजनीति से लेना देना था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ग्रहण कर पाए या फिर बनने से पहले ही वो कागज की शोभा बन करके रह गए। मतलब सरकार जो है ऐसे सख्त कानून नहीं बना पा रही थी। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीति स्थिति का ही अंग होती है। मतलब जो हमारी आर्थिक नीति है, हमारी आर्थिक दशा है, वो किससे संबंधित है? राजनीति से। राजनीति अगर चाहे या लोग चाहें तो स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, और लोग चाहे राजनीति चाहे या ये कह लीजिए नेता चाहें तो उसे और भी ज़्यादा बदतर बना सकते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि भारत जो है उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो कहा जा रहा था, लेकिन प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब नेता लोग ही हर समय कोई कार्य कर रहे हों, ऐसा वो सब चीज़ों पे नियंत्रण रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि इस कार्य के लिए समाज में और लोगों को भी आगे आना चाहिए।